हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 14 की स्टडी कर रहे थे हम, और उसमें बस दो छोटे से टॉपिक रह गए थे। देन उसके बाद हमको डिस्कस करने हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर, एग्जाम्पल्स या फिर आपके ब्लू क्वेश्चन जो भी है आपके, ठीक है। अच्छा, हम फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हमको डिस्कस करने में लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, और इससे पहले अगर वो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनमें जो भी आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो वो मुझे बताना आप, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं इनको क्या होता है। देखिए, फर्स्ट है इसमें कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि आप जो एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हो, आपने डिफरेंट टाइप के एनर्जी सोर्स स्टडी की, उनमें से सारे के सारे एनर्जी सोर्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पर, ह्यूमन लाइफ पर, या फिर ओवरऑल हम अगर बात करें तो। सो दैट वी हैव टू सी। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, हालांकि फॉसिल फ्यूल से हम डिफरेंट टाइप के एनर्जी सोर्स को ऑपरेट कर रहे थे। उनमें से फर्स्ट आता है आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, हमने थर्मल एनर्जी पढ़ा था। एंड नेक्स्ट इसमें आया न्यूक्लियर एनर्जी इसमें पढ़ी थी हमने, लिख देते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ा था। और इसके अलावा आपके इसमें पेट्रोलियम यूनिट आ जाते हैं, पेट्रोलियम यूनिट। अब देखिए, अगर हम इन एनर्जी सोर्स की बात करें तो इसमें से थर्मल एनर्जी सोर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। हालांकि हाँ, ये आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, ठीक है, बट इनका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और इसी का रीज़न है, यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके जो प्रेजेंट टाइम में आपका जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये थर्मल पावर प्लांट है, क्योंकि ये आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनको रिलीज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। हालांकि इनकी जो एनर्जी रेट होती है, मीन्स इनसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो थर्मल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और हमने कल देखा था इसका छोटा सा एग्जांपल कि मैंने बताया था आपको कि एक कार्बन का एटम जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसका 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी तो आपका खाली एक यूरेनियम का एटम ही रिलीज कर देता है। और आपको पता है थर्मल एनर्जी में हम कोल को यूज़ कर रहे थे, कोल में कार्बन होता है और कार्बन का एक एटम जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसका 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी तो यूरेनियम का एक एटम रिलीज कर देता है। और हम इस यूरेनियम के एटम को या फिर इस यूरेनियम फ्यूल को आप बोल सकते हो, उसको यूज ले रहे थे आप न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज तो कर रहा है, बट इसके एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट देखें तो ये तो थर्मल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव आपको इम्पैक्ट दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं से भी किसी भी वजह से आपके रेडिएशन अगर आप रिलीज हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, तो वह आसपास जो भी आपके बायो प्रोडक्ट है या फिर आपके जो भी लाइफ है उन सबको इम्पैक्ट करते हैं, उन सबको, आपके प्लांट्स, वेदर आपके ह्यूमन्स बीइंग्स या फिर आपके एनिमल्स वगैरह, सबको वो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पेट्रोलियम यूनिट आपके डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये आपके पेट्रोल यूनिट है। हालांकि ये फॉसिल फ्यूल के हैं सब पार्ट है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इनके नेगेटिव में कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज करते हैं, ठीक है। आपका पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह इसमें आ जाते हैं। सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़फुल तो हैं, बट इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज हो रहा है। और यही तो है आज के टाइम में जो मेन मुद्दा है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि हमारे पास जो नेचर है, अर्थ, हम उसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके ऊपर इतने नेगेटिव इम्पैक्ट हमने डाल दिए ह्यूमन लाइफ ने कि अब वो काफ़ी ख़त्म होने के कगार पे आ गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी एक हाइड्रो एनर्जी क्या है। हाइड्रो एनर्जी के इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखें, या हम कह सकते हैं इसके एडवांटेज अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। और अगर नेचर के नज़र से देखें तो ये इन सब के कंपैरिजन में बहुत कम
आपकी ह्यूमन लाइफ को या फिर आपके लाइफ को, ओवरऑल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इसका बस एक कॉन्सिक्वेंस, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा था कि जब आप इस से डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, डैम व्हेन वी आर बिल्डिंग ए डैम, तो उसमें आप क्या हो रहा था, आपके मीथेन गैस रिलीज हो रही थी, मीथेन गैस, सही है। और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। इसका क्या रीज़न है कि मीथेन गैस आपकी रिलीज हो रही थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने स्टडी की थी आपकी हाइड्रो हो गया, हमने सोलर एनर्जी की डिस्कशन की थी, डेट इज क्वाइट यूजफुल। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या, आज के टाइम में जो सबसे सेफ एनर्जी सोर्स है आज के टाइम में वो सोलर एनर्जी है, क्योंकि इससे पोल्यूशन करीब बहुत ही कम पोल्यूशन रिलीज होता है, बहुत ही कम, इतना कम कि शायद उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और हाँ हम करते भी हैं इसको नेगलेक्ट, ठीक है, सोलर एनर्जी। और इसकी जो हमको एनर्जी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें आपको कोई बाहर से कोई फ्यूल ऐड नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आपके सन से जो रेज आ रही है उनको आप किसी डिवाइस के थ्रू एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, डेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसे नेक्स्ट हमने स्टडी की थी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का अगर आप देखो तो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आपके सन से, और इसका रीजन हमने 9th क्लास में देखा था, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब भी आपके एयर, पूरे किसी एरिया की एयर जो होती है उस एरिया के टेम्परेचर में, उस एयर के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। मान लीजिए ये एक पूरा लैंड है, यहाँ पर पूरे में एयर है, अब मान लीजिए इतना पोर्शन जो है, इस वाले पोर्शन में एयर का टेम्परेचर कुछ कम हो गया और इसमें टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया या फिर नॉर्मल रहा, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर तो कम हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए विंड या फिर बोलते हो हवा, इसको बैलेंस करने के लिए चलती है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, जो ये मैंने लैंड का एग्जांपल दिया है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सन जो हीट रिलीज कर रहा है उससे ये हीटअप हो रहा है। तो विंड एनर्जी का नेगेटिव इम्पैक्ट करीब बहुत कम थे, बस एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था कि ये नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन हाँ उसको भी हम कुछ यूज़ करके, नॉइज पोल्यूशन इतना है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको एक हिली एरिया में या फिर ऐसे एरिया में लगा दो जहाँ पर हैबिटेट लाइफ, आपके जो ह्यूमन लाइफ ये नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप इसको किसी बंजर जगह पर लगा सकते हो, बंजर जगह पर, वहाँ पर आपके ना ह्यूमन्स होते हैं ना आपके एनिमल्स होते हैं, अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्रोसीड फर्दर। विंड एनर्जी हो गया, सोलर, हाइड्रो, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एंड थर्मल। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, सोलर एनर्जी। इसके अलावा हमने ओशियन एनर्जी के फॉर्म पढ़े थे, ओशियन एनर्जी, ओशियन एनर्जी, इसमें आपके वेव एनर्जी आ गई थी और आपकी ओशियन थर्मल एनर्जी आ गई थी, ओ यहाँ पे ओ मीन से ओशियन थर्मल एनर्जी ये आ गई थी, आपके टाइड एनर्जी आ गई थी। तो अगर इनको आप देखो, इन सभी एनर्जी को आप देखो तो इनके भी, इन सारे टाइप के एनर्जी से जो हमको एनर्जी मिल रही थी उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम थी, और हाँ इनको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको बनाने में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी, ठीक है। और एक और इनकी लिमिटेशन है कि आप इन एनर्जी सोर्स को, जो डिफरेंट टाइप के एनर्जी सोर्स है, इनको आप हर जगह नहीं लगा सकते, पूरे अर्थ पर कुछ स्पेसिफिक जगह ही है जहाँ पे ये कंडीशन अकर्स होती है कि आप इनको यूज़ कर सकें, ठीक है। बट एक इनका अच्छी बात है, एक इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ये पोल्यूशन रिलीज नहीं करते, पोल्यूशन थोड़ा सा भी नहीं होता है इनसे, ठीक है। ये आई थिंक क्वाइट यूजफुल एंड ठीक है, ये इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। हम इसके अलावा हमने और कुछ डिस्कस किया था, सोलर, हाइड्रो, विंड, ठीक है, इतना हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, हम आगे प्रोसीड करते हैं। वैसे लॉकडाउन चल रहा है स्टूडेंट, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सारा टाइम स्टडी को ही देना है। हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि शायद आपने सुना हो कि ऐसा नहीं है आपको सारा टाइम स्टडी को ही देना है, या फिर ऐसा भी नहीं है आपको सारा का सारा टाइम आपको पबजी को देना है या फिर किसी अदर गेम्स को देना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जो अभी टाइम है इसको आप थोड़ा अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से,
यही फॉर एग्जांपल आपको किसी टाइप की हॉबी है या फिर कोई काम आपको पसंद है जिससे आप रिलैक्स होते हो या फिर जिससे आपको खुशी मिलती है, तो मेरे हिसाब से आपको वो ट्राई करना चाहिए इस लॉकडाउन में, क्योंकि आपको पता है, मेरे को पता है, आप पूरे दिन स्टडी नहीं करते हो, कोई भी स्टूडेंट नहीं करता, और ये नॉर्मल भी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आप स्टडी नहीं कर रहे हो और फ्री टाइम भी है आपके पास, इतने टेक्नोलॉजी के सोर्स है, मोबाइल आपके पास है, तो आप मेरे हिसाब से इसको आप यूज़ एक पॉजिटिव वे में करना चाहिए, ठीक है, जिससे आप रिलैक्स भी हो, आपको कुछ सीखने को भी मिले, ठीक है, और आपको खुशी भी मिले अल्टीमेटली, और यही चाहिए हमको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक, या फिर कितने टाइम तक ये एनर्जी सोर्स ये रहेंगे, ठीक है। आपके जो फॉसिल फ्यूल है, हम उनकी बात करें तो फॉसिल फ्यूल आपके करीब करीब नेक्स्ट 50 ईयर्स में ये करीब करीब ख़त्म हो जाएंगे सारे फॉसिल फ्यूल जो भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी हम आज के टाइम में यूरेनियम यूज़ ले रहे हैं उस पर, और यूरेनियम भी पूरे के पूरे नेचर में, मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ का जो नेचर है उसमें बहुत कम है, ठीक है, और एक टाइम पर वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, आपके जो रिन्यूएबल सोर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका सोलर है, विंड एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, या फिर ओशन एनर्जी, और नेक्स्ट है आपका जियो थर्मल एनर्जी, ये सारे के सारे जो एनर्जी सोर्स है ये आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे। जब तक आपकी अर्थ एग्जिस्ट कर रही है, जब तक आपकी अर्थ है, तब तक ये एनर्जी सोर्स रहेंगे, और तब तक ही ह्यूमन लाइफ रहेगी, ठीक है। तो इनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस बेस पर, हालांकि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस बेस पर एज इट इज एक क्वेश्चन भी है, उसमें आपसे पूछा गया है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इन सोर्सेज में आपको कंपेयर करना है कि विच वन इज़ बेटर, एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन दे रहा है कि एग्जॉस्टिबल नॉन एग्जॉस्टिबल, इसमें से भी आपको कंपेयर करना है और आपको खुद फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ बेटर फॉर ह्यूमन लाइफ, ओके। ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर। हेलो विल टेक सोर्स, ठीक है। इसका जो ये वाला टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर में डिस्कस हो जाएगा, तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ। और हाँ, ये जो टॉपिक है इसको आप भी देख सकते हो कि आपने सारे डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट जो एनर्जी सोर्स है वो स्टडी कर लिए हैं, तो आप थोड़ा अच्छा सा दिमाग लगा के इनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके जो बुक क्वेश्चन है, आपको वैसे पता है कि मैं ये जो क्वेश्चन आंसर है ये जनरली क्लास में कराते नहीं, ठीक है, इनको मैं डिस्कस करता हूँ और बाकी स्टूडेंट पर छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट को वाकई में ये जो मैंने पढ़ाया है या फिर जो भी किसी टीचर ने पढ़ाया है वो समझ आ रहा होगा, तो आराम से क्वेश्चन आंसर को डील कर सकता है, लेकिन नहीं आ रहा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो हम इनको खाली डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बुक है NCERT। और एक और चीज़, आप अगर किसी स्टूडेंट के पास वैसे पॉसिबल हो तो NCERT जो आपकी बुक है 10th क्लास की जैसे वो ले आइए, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मेरे को ग्रुप में बता देना, मैं उनके जो PDF है आपकी पूरी बुक की PDF चैप्टर्स की वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट अल्टीमेटली आपको स्टडी करना है, देखिए बेटा, है ना। ओके, हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। आपका देखिए जो बैक क्वेश्चन है वो मैं उठा रहा हूँ। फर्स्ट दे रखा है आपका सोलर वाटर हीटर कैंट बी यूज। फर्स्ट आपका बोल रखा है कि सोलर वाटर हीटर जो होता है, सोलर वाटर हीटर, उसको आप कब यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे और विंडी डे, मतलब जिस टाइम हवा चल रही होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्लाउडी डे, जिस टाइम पे आपका सन दिखेगा ही नहीं, सही है, क्लाउड से ढका हुआ रहेगा, उस टाइम पे आप सोलर हीटर को यूज़ नहीं ले पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका नॉर्मल सनी डे रहा जिसमें आपको नॉर्मल धूप आ रही है, या फिर ज़्यादा हॉट डे रहा, गर्म दिन रहा, या फिर आपका विंड चल रही है। अब विंड के बारे में आपको कंफ्यूज हो सकते हो कि सर विंड नॉर्मल चलती है तो उसमें वाटर हीटर कैसे काम करेगा, नहीं चल सकता। लेकिन आप अब जो सीज़न चल रहा है गर्मियों के टाइम में, जो विंड होती है वो काफ़ी हॉट होती है, गर्म हवाएं चलती है, जिसको आप ब्लू भी बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उस कंडीशन में भी आप वाटर हीटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसका आंसर रहेगा, फर्स्ट का आपका आंसर है क्लाउडी डे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। पूछ रहा है आपसे कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बायोमास का कौन एग्जाम्पल नहीं है। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल ऑप्शन देखो तो आपको दे रखा है वुड, गोबर गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी। इनमें से लास्ट का जो ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, वो बायोमास का प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन मैंने बताया वो न्यूक्लियर एनर्जी के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वैसे चाहो तो। फर्स्ट का जो मैंने आंसर बताया वो था क्लाउडी डे, ठीक है। क्लाउडी डे में आप वाटर हीटर को यूज़ नहीं कर पाओगे, सोलर हीटर को,
सोलर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड। फर्स्ट में। सेकंड में आपसे पूछ रहा है विच वन इज नॉट बायोमास प्रोडक्ट, उसमें आपका आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी। इसमें पूछ रहा है कि आपके 4 ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछ रहा है कि मैं ऑप्शन बता देता हूँ पहले, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एनर्जी सोर्स है जो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सन से डिराइव नहीं होता। सन से डिराइव नहीं होता मीन्स यहाँ बोला, जैसे हमने विंड एनर्जी पढ़ा था, विंड एनर्जी में जो एनर्जी आपको मिल रही थी, विंड जो चल रही थी वो असल में किसकी वजह से चल रही थी, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड थी आपके सन से, क्योंकि सन आपको जब एरिया को हीटअप कर रहा है उसी की वजह से आपका विंड फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ही एकमात्र एक ऐसी एनर्जी है जिसका सन से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे सन दिखे चाहे नहीं दिखे, आपका न्यूक्लियर एनर्जी एज इट इज रहेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर। फोर्थ है आपका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए वैसे आप ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो दे रखे हैं ये करीब करीब आपके जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उनमें डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर से इनको देखेंगे कि क्या असल में है, और अगर आपको वास्तव में समझ आएंगे तो आप इनको कर पाओगे। ठीक है, देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड सन। आपको फॉसिल फ्यूल एंड सन से जो एनर्जी मिल रही है उनके बारे में डिस्कशन करना है। फॉसिल फ्यूल के उनके बारे में आपको पता है कि किस टाइप की एनर्जी होती है, किन से मिलती है आपको, फॉसिल आपके प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे आपको मिलती है और कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है, ये सारा हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल में। सन जो आपको मिल रहा है अपने सोलर हीटर, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो आप इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, कि विच वन इज़ बेटर विच वन इज़ नॉट, और इसमें जो बेटर एनर्जी सोर्स निकल के आएगा जब आप इसके नतीजे पर, जब आप इसके रिजल्ट पर पहुंचोगे तो वो आपको मिलेगा सोलर एनर्जी। ठीक है, और इसके बारे में हमने अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया था कि क्या रीज़न था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपको डिफरेंस बताना है। बायोमास हमने देखा था आपको बायो प्रोडक्ट जिसको आप गोबर गैस के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, और नेक्स्ट क्या बोला है आपका हाइड्रो मीन्स इसमें जो वाटर होता है उसको आपको यूज लेना है। वाटर से जो आपको एनर्जी मिल रही थी वो वाटर के फ्लो से मिल रही थी बेसिकली, और उसमें आप टरबाइन को रोटेट करा रहे थे थ्रू फ्लोइंग ऑफ वाटर। इसमें आपको जो पोल्यूशन मिल रहा था वो करीब करीब ना के बराबर था। ठीक है, लेकिन आपको जो बायोमास जो यूज़ करते हो आप, बायोमास या गोबर गैस यूज़ करते हो, उसमें आपको पोल्यूटेंट्स मिल रहे थे। अगर आप ध्यान दो तो उसमें आपको मीथेन गैस तो मिल रही थी, लेकिन साथ साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, डिफरेंट टाइप की आपको गैसेज मिल रही थी। और अगर आप देखो मीथेन गैस भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, लेकिन आप इसको बर्निंग के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, फॉर एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बर्न इट कैन बी फ्लेमेबल। ठीक है, लेकिन आपके जो सल्फर डाइसल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, CO2 गैस, ये फ्लेमेबल नहीं होती और हैंस इनको आपको सीधा रिलीज करना पड़ता है एनवायरनमेंट में, दैट बिकम कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट वो देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम। आपको विंड एनर्जी, वेव्स एनर्जी और टाइड्स एनर्जी, इनके बारे में आपको बताना है कि इनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस है और कहाँ तक आप इनको यूज़ कर पाओगे। इसको आप थोड़ा सा आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस। देखिए आपको पूछ रहा है विंड एनर्जी, विंड, नेक्स्ट आपका पूछ रहा है वेव्स एनर्जी और नेक्स्ट आपका है टाइड्स। देखिए विंड एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और इसके लिमिटेशंस क्या रहेगी। हाँ, लिमिटेशंस देखिए इसकी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। विंड एनर्जी एक तो ये है कि आप जहाँ पर विंड एनर्जी पावर प्लांट को एस्टेब्लिश कर रहे हो वहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। डेट इज की पॉइंट ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, उस वहाँ पर विंड की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, और अगर ये करीब करीब आपको होल ईयर ये कंडीशन मिल रही है तब ही आप विंड एनर्जी को यूज़ कर पाओगे डेट ऑन पर्टिकुलर एरिया। वेव्स एनर्जी का क्या है, वेव्स एनर्जी इनकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इनका जो इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट दैट इज क्वाइट हाई। ठीक है, एफिशिएंसी कम होती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, और ये इनकी लिमिटेशन क्या है,
कि आप वेव एनर्जी जो आपका पावर प्लांट है इसके जो यूज़ करोगे उसको एक पर्टिकुलर एरिया पर ही लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लिमिटेड प्लेस, एक कुछ ही चुनिंदा जगह है जहाँ पर आप वेव एनर्जी को यूज़ करते हो। नेक्स्ट प्रोसीड, टाइड्स या फिर टाइडल एनर्जी, इसके भी क्या लिमिटेशन है, करीब करीब इसी के तरह लिमिटेशन है कि इसके भी लिए भी लिमिटेड प्लेस होना चाहिए, ठीक है, टाइड एनर्जी के लिए। और इसके लिए क्या था कि आपको नैरो ओपनिंग चाहिए थी, अगर आपको ध्यान दो, ठीक है, आपका जो सी होता है ओशन, उसकी एक नैरो ओपनिंग से अगर वो बाहर निकल रहा है या फिर एंटर कर रहा है, वहीं पर आप डैम को कंस्ट्रक्ट करके एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं लिमिटेड प्लेस है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसकी भी अगेन यही एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है और लिमिटेड जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है डेट इज़ क्वाइट हार्ड। सो हर जगह आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं कि पूछ रहा है आपसे, हाँ ये वो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर बोल रहा था आपसे, पूछा है आपसे रिन्यूएबल ऑन एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया है एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स। और फिर आपसे एक और चीज़ पूछी है, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक और चीज़ पूछी है कि ये जो दो चीज़ें बोली गई है एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्या ये एक चीज़ है या फिर ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए रिन्यूएबल और आपसे नेक्स्ट पूछा था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं जिनको आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे एनर्जी सोर्स है जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर ख़त्म ही हो गए, इनके बाद अगेन हम इसको वापस डिज़ाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी बेस पर आप बता दोगे जो आपसे नेक्स्ट पूछ रहा था एग्जॉस्टेबल नॉन एग्जॉस्टेबल, उसका क्या है। पहले इनके बारे में देख लेते थोड़ा थोड़ा। देखिए रिन्यूएबल क्या हो सकते हैं, उनको आप कैन बी यूज्ड अगेन, इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कैन बी यूज्ड अगेन। नॉन रिन्यूएबल क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ठीक है। ये नेचर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ये अनलिमिटेड है। अगर आपको नहीं पता रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, जब मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा था, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने डिस्कस किया था, उस टाइम पर मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, इसके प्रॉपर्टीज़ तो बताती है लेकिन इससे एग्जाम्पल नहीं बताया था। और इसके पीछे रीज़न ये था कि उस टाइम पर आपको सारे एनर्जी सोर्स नहीं पढ़ाए थे, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आप पर डाल दी थी कि आप इस जो मैंने पढ़ाया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि विच वन इज़ दिस साइड, विच वन इज़ दैट साइड, ठीक है। तो लेकिन अब आप कर पाओगे, आपका जैसे हमने डिस्कस किया सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल है, बार बार आप यूज़ कर सकते हो। विंड एनर्जी आपकी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड हो गया, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी में आपके डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, सॉरी ओशन थर्मल एनर्जी में आपके डिफरेंट टाइप के आ गए, इसमें आपकी टाइडल एनर्जी आ गई, वेव एनर्जी आ गई, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे और ये सारे एग्जांपल हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के। क्यों? क्योंकि उनके आप बार बार यूज़ कर सकते हो। आज जो आपका सन है वो दिख रहा है, आपने सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना ली, फिर अगेन कल सूरज वापस आएगा, ठीक है, फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी बना पाओगे, ठीक है। ऐसे ही विंड डेली फ्लो होती है, ओशन उनमें जो वेव चलती है वो भी डेली फ्लो होती है, और जियोथर्मल आपको जो अर्थ का टेम्परेचर है कोर का वो भी काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी करोड़ों सालों तक ऐसा रहने वाला है, ठीक है। ओके, कैन यूज अगेन। और इनमें से करीब करीब सारे नॉन पोल्यूटेंट होते हैं। नॉन पोल्यूटेंट मीन इनके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते हैं, डजंट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये अगर इसकी बात करें तो ये लिमिटेड है नेचर में लिमिटेड है। आपके फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोलियम ये एक दिन ख़त्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं कि इनके जो एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये पोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूशन रिलीज करते हैं आपके एनवायरमेंट में, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये आपके अनलिमिटेड होते हैं। तो ये आपके 2-4 पॉइंट है, और भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप
खुद से ढूंढें इन पॉइंट्स को क्या है, ठीक है। मेन पॉइंट जो थे मैंने बता दिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की अगर आप बात करो तो इसमें आपके आ जाएंगे थर्मल एनर्जी सोर्स, थर्मल एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो इसके अंदर आएगा। और एक और चीज यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स जो है, सॉरी इसको अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए थर्मल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बायोमास है वो इसके एनर्जी सोर्स है, ठीक है। बायोमास के अलावा आपके ये आते नहीं आपके सिलेबस से, लेकिन गैसियस एनर्जी ये एक टॉपिक होता है, उसमें भी आप नेचुरल गैस को यूज़ करते हो और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये ओवरऑल कितना ही क्वेश्चन था और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इतने हम आगे डिस्कस करें इस चीज़ को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ रह गई कि रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, और आपसे नेक्स्ट ये पूछा था कि एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं। एग्जॉस्टिबल जो कि एक टाइम पे खत्म हो जाने वाले, और नॉन एग्जॉस्टिबल जो कि खत्म नहीं होंगे। तो खत्म कौन से नहीं हो रहे, ये वाले, तो ये होते हैं आपके नॉन एग्जॉस्टिबल, और ये कौन से हैं आपके एग्जॉस्टिबल, ठीक है। ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमने काफ़ी पहले डिस्कस कर लिया था कि आइडियल एनर्जी सोर्स के क्या क्या कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल वो क्या उसकी जो रिलीज एनर्जी रेट है, ठीक है, इसको हमने कैलोरीफिक वैल्यू बोला था, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि वो उसका कम से कम अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर सके, ये एक और पॉइंट होना चाहिए। दैट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। ये 2-4 पॉइंट है, ये हमने देखे थे, और बाकी जो है वो आप जो प्रीवियस वीडियो है उनको देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीड फर्दर करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर एंड आर दे प्लेस वेयर सोलर कुकर वुड लिमिटेड क्वालिटी। आपसे सोलर कुकर के असल में लिमिटेशंस पूछ रहा है। सोलर कुकर के बारे में क्या है, सोलर कुकर के एक ही लिमिटेशन है, या फिर सोलर हीटर के एक लिमिटेशन है कि आप खाली इसको वहीं पर यूज ले सकते हो जहां पर आपको सन रेज ऑब्टेन होती है, जहां पर आपको सन रेज मिल रही है, उसी टाइम पे खाली आप इसको यूज ले सकते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके जो पोलर एरिया हैं, सही है, पोलर एरिया साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसके आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर आपकी जो सनरेज होती है वो पूरे ईयर में बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सोलर हीटर या फिर सोलर एनर्जी को यूज नहीं ले पाओगे, ठीक है। लिमिटेशन एक और देख लीजिए, ये काफ़ी स्लो होते हैं, स्लो होते हैं काफ़ी। एक अगर आपको नॉर्मल खाना बनाना हो, मैं बताऊं, अगर आपको नॉर्मल खाना बनाना होता है, फॉर एग्जांपल आपके नॉर्मल खिचड़ी वगैरह का अगर आप एग्जांपल लो, तो ये उसको बनाने में करीब 8 से 10 घंटे ले लेगा, और ये कोई ज़्यादा है नहीं इसके लिए। सोलर कुकर के हिसाब से ही कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ले रहा है भाई 8-10 घंटे, इतने में तो क्या से क्या हो जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, व्हाट स्टेप शुड वी टेक। और ये पूछ रहा है आपसे कि आपने सारे एनर्जी सोर्स पढ़ लिए, तो आपको इसके जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं वो भी पता है आपको, तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकालें कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, आपके एनर्जी सोर्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, हमें लाइफ खतरे में आ रही है, एनिमल्स खतरे में आ रहे हैं, कुछ आपके जो स्पीसीज है वो करीब करीब डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका सिंपल सी बात है। देखिए सबको पता है ह्यूमन लाइफ में कि आपके जो फॉसिल फ्यूल जो भी होते हैं उनको सबसे पहले हमको जो हम कर रहे हैं वही कि वही रोकना होगा। अगर कंप्लीट सर्टेनली मतलब अगर जस्ट इस पॉइंट पर रोक दे तो
प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप अभी के अभी इसको रोक दें। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपको धीरे धीरे ये जो एनर्जी सोर्स है इनका यूज़ कम करना पड़ेगा और आपको किसकी तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, सोलर, विंड, ओशन थर्मल, ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, वहाँ पर आपको प्रोसीड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नेचर से ही लो और नेचर को ही वापस लौटा दो। फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट का यूज़ करते हो, प्लांट अभी कुछ टाइम पहले एनवायरनमेंट डे गया था, उसमें काफ़ी लोगों ने प्लांट्स उगाए थे। ठीक है, लेकिन वो खाली प्लांट्स उगाया और फोटो खिंचाई उसके साथ और बस खत्म, काम खत्म। अगर आप उसको देखो, जाके देखोगे आज उस प्लांट को जिसने भी वो लगाया होगा तो शायद वो सूख ही गया होगा। वो सारी चीज़ें किसी को दिखाने के लिए थी, लेकिन ये चीज़ जो आप खाना पूर्ति कर रहे हो, ये चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी। अगर आप एक प्लांट को लगा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पूरी तरह से बड़ा कर पाओ, इतना बड़ा कर पाओ कि उसके बाद उसको वो अपने से ही बड़ा हो सके, अपने से ही वो फूड वगैरह बना सके। लेकिन तब तक आपको उस प्लांट की सेफ्टी करनी होगी। ठीक है, अच्छा, एनिमल्स हम काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो ह्यूमन्स होते हैं वो एनिमल्स को काफ़ी ईट करते हैं, फूड में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन है, गोट है आपका, ठीक है, बीफ वगैरह है, इंडिया में नहीं लेकिन बाहर यूज़ होता है। बट इसके काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो भी आपको मीट के फॉर्म में यूज़ लेते हैं। अगर ऐसे ही हम यूज़ करते रहे तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट दिखेगा एनवायरनमेंट पर, और वो दिख भी रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका और हो भी आए, आपका जो नेचर का जो भी रूल्स वगैरह चलते हैं वो सारे के सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो नेचर एक दिन, और दिखाते हुए नेचर एक दिन आपको बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में इसका आप रिजल्ट दिखाएगी। आपके जो सुनामीज होती हैं, सुनामीज को तो ऐड नहीं कर सकते, सुनामीज अर्थक्वेक के थ्रू आती है। इसके अलावा आपके जो देखते हो आपके जंगलों में आग लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, उसका क्या रीज़न था? रीज़न सिंपल था कि आपके पूरे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, और गर्मियों के टाइम में जो आपके फॉरेस्ट है वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा हो जाता था कि आपके जो प्लांट्स वगैरह थे, जो आपके लीफ वगैरह होती थी, सारे सूख जाती थी। और अगर आपको ही पता है जब काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए पत्ते हैं और उसमें कहीं से भी एक चिंगारी मिल जाए, कहीं से भी, या फिर कहीं पे भी एक स्पेसिफिक किसी भी पॉइंट को एक हीट मिल जाए, ज़्यादा हीट, तो वहाँ पर आपकी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। या फिर मान लीजिए हवा से ही छोटे मोटे पत्थर भी के आसपास घुट जाए और उससे एक चिंगारी क्रिएट हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी स्पार्क क्रिएट हो जाए, तो वो आपके पूरे के पूरे, तो सॉरी, वो आपके कोज हो सकती है फायर का, और ये ही फायर आपको पूरे के पूरे जो आपके फॉरेस्ट है उसको ख़त्म कर सकता है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये हमारी ह्यूमन्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से रखें, नेचर का ख्याल रखें। ठीक है, तो ही हम अर्थ पर रहने लायक है, नहीं तो हमको अर्थ छोड़ देनी चाहिए। हम इसको डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन आंसर थे, और मैं चाहता हूँ कि आपके जो ब्लू क्वेश्चन है उनको आप एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, ब्लू क्वेश्चन वो है को जो करीब करीब हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, टॉपिक्स के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से दिमाग लगाए, शांत दिमाग से सोचें, पानी वानी पी कर लगाए आराम से, और उनको डिस्कस करें। ठीक है, हम इसको यहीं पोस्ट करते हैं। थैंक यू। जो भी आपका क्वेश्चन हो, डाउट, वो बताना है। थैंक यू।